नमस्कार दोस्तों, क्या भारत को अमेरिका से मात्र 25 वर्ष पुराने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमैन को खरीदना चाहिए, जिस पर 90 फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकेंगे और जिसकी रेंज इतनी होगी कि यह पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकेगा। भारत जो S-400 ले रहा है वह चाइना की S-400 से कैसे अलग है? भारत एंटोनोव कंपनी से बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्यों नहीं खरीदता है? हमने राफेल की जगह F-35 क्यों नहीं खरीदा? इसी तरह के आपके सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अक्षय जी का सवाल है कि भारत ने जैसे रशिया से INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था, इसी तरह से हम अमेरिका का डीकमीशन्ड सुपर कैरियर क्यों नहीं खरीद लेते हैं? यह काफी बड़ा भी है, कैटोबार सिस्टम से लैस है। अक्षय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले दिनों अमेरिकी नेवी की तरफ से एक अपडेट आई थी कि वे एक निमित्ज क्लास के सुपर कैरियर यूएसएस ट्रूमैन को डीकमीशन कर रहे हैं। यूएसएस ट्रूमैन दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। 1 लाख टन वजनी 90 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से अनलिमिटेड रेंज जैसी कई काबिलियत इसमें शामिल हैं। यूएसएस ट्रूमैन मात्र 25 वर्ष पुराना है और अभी इसकी लगभग 35 वर्षों की यूजफुल लाइफ बची हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को इस यूएसएस ट्रूमैन को खरीदना चाहिए? इसके जवाब को हम कुछ पॉइंट्स में चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट है इसकी कीमत। यूएसएस ट्रूमैन को अभी न्यूक्लियर मटेरियल से रिफ्यूल करने की आवश्यकता है, साथ ही इसमें मिड लाइफ अपग्रेड भी किए जाएंगे। इस प्रोसेस में 2 से 3 वर्ष भी लग सकते हैं। उसके बाद ही यह भारत को मिल पाएगा और तब इसकी कीमत लगभग $6 बिलियन की रहेगी, जो हमारी नेवी के लिमिटेड बजट के हिसाब से काफी ज्यादा है। फिर इसके लिए 90 एयरक्राफ्ट को खरीदना, सपोर्ट फ्लीट जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट और सप्लाई शिप शामिल हैं, इनको मिलाकर इस एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट की कॉस्ट 14 से 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो इंडियन नेवी का बजट अलोन नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है इसकी रेंज। न्यूक्लियर पावर्ड होने के कारण इसकी रेंज अनलिमिटेड है, यानी इसे भारत दुनिया के किसी भी देश के नजदीक ले जाकर उस देश के खिलाफ लड़ाई शुरू कर सकेगा। लेकिन जब भारत किसी देश पर अटैक करके उस पर कब्जा करने की नीयत ही नहीं रखता है, तो फिर ऐसे महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर को रखने का फायदा क्या है? रही बात इंडियन ओशन और अरब सागर की, तो उसके लिए INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की 15,000 किलोमीटर की रेंज ही आवश्यकता से अधिक है। तीसरा पॉइंट है ज्यादा फाइटर जेट्स को ले जाने की काबिलियत। भले ही INS विक्रमादित्य के 36 फाइटर जेट के मुकाबले यूएसएस ट्रूमैन 90 एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है, लेकिन हमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे? जब हमारी हजारों किलोमीटर की कोस्ट लाइन के नजदीक कहीं से भी हमारे फाइटर जेट उड़ सकते हैं। अरब सागर की तरफ लक्षद्वीप और इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार जैसे नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास मौजूद हैं, जहां से कितने ही फाइटर जेट को उड़ाया जा सकता है। तो फिर हमें एक ही एयरक्राफ्ट पर इतने ज्यादा फाइटर जेट्स को रखने की आवश्यकता ही नहीं है। चौथे पॉइंट की बात करें तो अमेरिका से मिले एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। इसकी लोकेशन, इससे किए गए कम्युनिकेशन और इसके इस्तेमाल पर अमेरिका हमेशा नजर रख सकेगा। भारतीय नेवी इस अमेरिकी दखलंदाजी को नहीं सहना चाहेगी। पांचवा पॉइंट है इसको डिस्पोज ऑफ करने की समस्या। जब 30 वर्षों बाद भारत इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर करेगा, तो इसे INS विराट की तरह डिसमेंटल नहीं किया जा सकता है। न्यूक्लियर मटेरियल की मौजूदगी के कारण इसको डिसमेंटल करने की प्रोसेस बहुत लंबी और बहुत महंगी होती है। इसी महंगी प्रोसेस के कारण दुनिया भर में आज तक एक भी रिटायर्ड न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को डिसमेंटल नहीं किया जा सका है। यानी रिटायर होने पर यह न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत अधिक खर्चा मांगेगा और बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होगा। दोस्तों, इन 5 पॉइंट्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत अमेरिका से न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं लेगा। ज्ञान क्लब जी का सवाल है कि क्या हमें एंटोनोव के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए? देखिए, एंटोनोव कंपनी को हम मुख्य तौर पर एंटोनोव 225 के लिए जानते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसे सोवियत यूनियन के स्पेस शटल को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन मौजूदा समय में इसे दुनिया भर के सुपर हैवी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6,40,000 किलोग्राम है, जिसमें यह 2,55,000 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकता है। वहीं इसको हम इंडियन एयरफोर्स के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर से कंपेयर करें तो यह सिर्फ 77,000 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है, यानी एंटोनोव 225 का सिर्फ 30% पेलोड ही यह ले जा सकता है। यानी इस हिसाब से हमें लग सकता है कि हमें एंटोनोव के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहिए, लेकिन खरीदेंगे नहीं। क्यों? पहला कारण है कि एंटोनोव 225 सिर्फ एक ही बनाया गया था और एंटोनोव कंपनी जो फिलहाल एयरक्राफ्ट बेच रही है वो है एंटोनोव 178, जो सिर्फ 20,000 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है, जो इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। दूसरा कारण है यूक्रेन से मिलिट्री एयरक्राफ्ट खरीदना, मतलब रशिया को नाराज करना। रशिया हमारा पुराना और भरोसेमंद मित्र देश है और उसी रशिया का यूक्रेन से झगड़ा चल रहा है। तीसरा कारण है साइज। अगर हम स्पेशल ऑर्डर देकर बहुत महंगा एंटोनोव 225 बनवाते भी हैं तो हमारे ज्यादातर स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड इतने बड़े नहीं हैं कि एंटोनोव 225 को संभाल सकें। दोस्तों, अगला सवाल मनीष यादव जी का है, जो पूछते हैं कि हम लोगों ने राफेल की जगह F-35 क्यों नहीं खरीदा। मनीष जी, जब MRCA डील के तहत एक मल्टी रोल फाइटर जेट को लिया जाना था, जिसके तहत राफेल को फाइनलाइज किया गया था, तो उस समय तक F-35 को भारत को ऑफर नहीं किया गया था और ना ही भारत ने एक स्टेल्थी F-35 को डिमांड किया था। भारत एक मल्टी रोल फाइटर जेट चाहता था जिसमें पावरफुल ASA रडार हो, लॉन्ग रेंज का IRST सिस्टम हो और बेहतरीन काउंटर मेजर सिस्टम हो। साथ ही हथियारों के पैकेज में लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल, स्टैंड ऑफ रेंज के लिए 300+ किलोमीटर रेंज की मिसाइल होनी चाहिए थी। ऐसा फाइटर जेट जो काफी मैन्यूवरिंग हो, एयर सुपीरियरिटी और ग्राउंड अटैक दोनों तरह के मिशंस को पूरा कर सके, साथ ही न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल को भी ले जा सके, यानी न्यूक्लियर अटैक करने की भी ताकत हो। स्टेल्थ की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई थी। इंडियन एयरफोर्स की इन सारी कैपेबिलिटीज में राफेल सबसे अधिक फिट बैठता है, जबकि F-35 ना ही ज्यादा मैन्यूवरिंग है, ना ज्यादा स्पीड से उड़ सकता है और बिना स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किए हुए राफेल जितना पेलोड भी नहीं ले जा सकता है। अगर पड़ोसी देशों पर इस्तेमाल की बात करें तो पाकिस्तान के पास इतने जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम या स्टेल्थी फाइटर जेट्स नहीं हैं जिनके लिए F-35 जैसे महंगे स्टेल्थी फाइटर जेट की आवश्यकता पड़े। इसके लिए एयर कंडीशनड हैंगर चाहिए, इसकी स्टेल्थ कोटिंग को बार बार लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर $45,000 से भी अधिक होती है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान तो भारत के मिराज 2000 तक को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया था। रही बात चाइना की, तो F-35 की इतनी रेंज नहीं है कि वह इतने ऊंचे हिमालयन पर्वतों को पार करके हजारों किलोमीटर दूर चाइना मेनलैंड तक जाकर उनके मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय करके S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर वापस आ सके। यानी F-35 चाइना के खिलाफ भी कारगर नहीं रहेगा। इसी कारण भारत ने ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा यूजफुल मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल को चुना। रही बात स्टेल्थी फाइटर जेट की, तो भारत की एयरफोर्स के चीफ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी देश से 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, बल्कि हम खुद ही 5.5 जनरेशन का MK बना रहे हैं, जो 2026 तक उड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल कंचन तिवारी जी का है, जो पूछते हैं कि भारत रशिया से जो S-400 ले रहा है उनकी क्वांटिटी क्या चाइना से ज्यादा है या कम है। कंचन जी, चाइना ने S-400 की 2 रेजिमेंट खरीदी हैं, जबकि भारत 5 रेजिमेंट खरीद रहा है। S-400 की एक रेजिमेंट में 8 मिसाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स में 12 लॉन्चर्स होते हैं। भारत ने S-400 के साथ लगभग 6000 अलग अलग रेंज की मिसाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है। भारत S-400 के रडार्स, कंट्रोल सेंटर, लॉन्चर्स और मिसाइल्स के लिए 39,000 करोड़ रुपए रशिया को दे रहा है। भारत और चाइना दोनों के S-400 की रेंज में बहुत बड़ा अंतर है। भारत ने जो S-400 की डील की है उसमें 380 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स आदि को टारगेट करने लायक 40 N6E मिसाइल पैकेज शामिल है। जबकि चाइना ने जो S-400 की 2 रेजिमेंट खरीदी हैं उनमें मैक्सिमम 250 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने वाली 48 N6 मिसाइल्स शामिल हैं। यानी भारत की S-400 380 किलोमीटर तक और चाइना की S-400 250 किलोमीटर तक अपने टारगेट को रोक सकती हैं।
इसके अलावा भी 120 किलोमीटर के लिए 9M96E2 व 40 किलोमीटर के लिए 9M96E मिसाइल्स भी S-400 के लॉन्चर्स में मौजूद होती हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।